Good evening, everyone. Welcome back to my study channel. Today, we are going to discuss chapter number 10 of class 11th bio, that is cell cycle and cell division. So, let's get started with this chapter. In the same way that we did chapter biological classification, similarly we will do this chapter also. I'll be explaining all the NCERT lines in Hindi. So start करते हैं with this introduction and let's get started. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है कि क्या आपको पता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म हो या सबसे स्मॉलेस्ट हो, वो सब एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होते हैं. तो यही पहली लाइन यहाँ पे इन्होंने लिखी है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल से बनते हैं. आप सोचेंगे कि कैसे एक सिंगल सेल एक इतना लार्ज ऑर्गेनिज्म बना सकता है जैसे कि एक ह्यूमन. लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे ही सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इतने ग्रो होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये हमने लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ा है. सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे? बाय डिवाइडिंग इनटू टू विथ ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स. कोई भी सेल है वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? कोई भी सेल है वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा अभी आपको बताते हैं. जैसे ये कोई एक सेल है, ये कोई एक सेल है, ये आगे फर्दर दो पार्ट्स पे डिवाइड होगा और ये दो पार्ट्स फर्दर अपने डॉटर सेल्स बनाएंगे. ऐसे ही करके ये अपने डॉटर सेल्स बना कर आगे डिवाइड करते हैं. तो अब इन्होंने लिखा है ये जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल होते हैं वो फिर आगे ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं और एक न्यू पॉपुलेशन बना देते हैं ग्रोथ और डिवीजन से. रिप्रोडक्शन इन्होंने डिवीजन के लिए यूज़ किया है, सिंगल पेरेंट की उसकी प्रोजेनी बना देते हैं, उसकी पूरी आगे वाली जनरेशन बना देते हैं. अदर वर्ड्स में हम अगर बोलें कि ये क्या है, ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाली, कि अदर वर्ड्स में अगर हम बोलें तो ग्रोथ और डिवीजन ही है जो एक सिंगल सेल को इतने सारे मिलियंस ऑफ सेल में बना देती है, मिलियंस ऑफ सेल में कन्वर्ट कर देती है. आगे हम मूव ऑन करते हैं फर्स्ट टॉपिक पे जो है सेल साइकिल. देखो, सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. सेल डिवीजन में एक सेल डिवाइड करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है और सेल ग्रोथ होती है. ये सभी प्रोसेसेस जो हैं, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, एक कोऑर्डिनेटेड वे में होंगे तभी करेक्ट डिवीजन होगी और फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स, मतलब एक सेल से आगे ज़्यादा सेल्स बनेंगे जिसमें इंटैक्ट सेम जीनोम्स होंगे. जो भी उनसे जीनोम्स अटैच थे वो उसी जीनोम को आगे कैरी तभी करेंगे जब ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में होंगे. कौन? ये तीन प्रोसेसेस, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ. अगर ये कॉन्टिन्यूसली ना हो, जैसे कि किसी कैंसरस पेशेंट के जो सेल्स होते हैं वो एक अनकंट्रोल्ड वे में अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बड़ा ट्यूमर, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ वो कॉज कर सकते हैं. ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जिसमें कि सेल अपना जीनोम यानी उसका जेनेटिक मटेरियल जो उसके अंदर डीएनए है उसको रेप्लिकेट करता है, आगे जाके दो ही बन जाते हैं सेल तो दो दो हो गए उसके पास जीनोम, सिंथेसाइज करता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट सारे बनेंगे, उसके साइटोप्लाज्म, उसका न्यूक्लियस, और इवेंचुअली डिवाइड करता है दो डॉटर सेल में. इसको हम सेल साइकिल बोलते हैं. ऑल्दो सेल ग्रोथ जो है हम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के लिए ही मानते हैं और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन डीएनए सिंथेसिस वो एक स्पेसिफिक स्टेज में ही होती है. लाइफ साइकिल की एक स्पेसिफिक स्टेज में भी होती है जो है सेल साइकिल, जब सेल डिवाइड करता है. देखो, जो भी रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स होंगी या डीएनए होगा वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं किसमें? डॉटर सेल्स में, डॉटर न्यूक्लियाई में. डॉटर न्यूक्लियाई में एक कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ डिवीजन से, और ये जो इवेंट्स हैं ये हमने इसमें पढ़ने हैं, ये हमारे जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं. इस पर क्वेश्चन भी आया था, ये इवेंट्स किसके कंट्रोल में होते हैं? तो ये इवेंट्स हमारे जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं.
कौन से इवेंट्स? जो कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स लगते हैं एक सेल को, एक क्रोमोसोम को, एक डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट होने में डॉटर न्यूक्लियाई में। तो ये था सेल साइकिल, जहाँ से स्टार्ट था। सब टॉपिक है इसका फेजेस ऑफ सेल साइकिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं। फेजेस ऑफ सेल साइकिल। एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल का साइकिल यहाँ पे शो किया गया है, और ये साइकिल कुछ ऐसा है, डायग्रामेटिक व्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो फेजेस हैं। एक है मेटाफेज, और ये जो फेज है ना पूरा का पूरा जो अलग से दिखाया गया है, इसको हम इंटरफेज बोलते हैं, इंटरफेज। और ये है एम फेज यानी माइटोसिस फेज। इसके आगे सब फेजेस हैं जिसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं? पी मैट से लर्न कर सकते हैं, पी मैट। और ये है G1, S और G2। यहाँ पे G0 भी इन्होंने मेंशन किया है, जो कि क्विट कर जाता है सेल साइकिल को। ये भी हम इसी में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना। देखिए, जो भी हमारा सेल है जब वो डिवाइड करता है तो वो कुछ टाइम ड्यूरेशन में करता है। ये टाइम ड्यूरेशन वेरी करता है सेल से, फ्रॉम सेल टू सेल एंड सेल टाइप टू सेल टाइप। तो जो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल है वो वेरी करता है ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म में और सेल टाइप से सेल टाइप में। जैसे कि ह्यूमंस में वो 24 आवर्स होता है और यीस्ट सेल में वो सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स होता है। अब इसको दो बेसिक फेजेस में डिवाइड किया है, इंटरफेज और एम फेज यानी कि माइटोसिस फेज। एम फेज जो है इसका मेन फेज, वो रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे मेन चीज़ हो रही है, क्या? एक्चुअल सेल डिवीजन हो रही है या माइटोसिस हो रही है। इंटरफेज वो फेज रिप्रेजेंट करता है जो प्रिपरेटरी फेज है, जहाँ पे दो एम फेजेस के बीच में जो ड्यूरेशन है, जो गैप है, ये देखो ज़रा डायग्राम, ये एक एम फेज है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हुआ? इंटरफेस। मतलब ये एक एम फेज और ये एक एम फेज, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा? इंटरफेस होगा। देखो सिग्निफिकेंट नोट ये है, क्या हम नोट करें कि 24 आवर्स में से सिर्फ और सिर्फ 1 आवर हमारा एक्चुअल सेल डिवीजन में लगता है, बाकी 23 आवर्स यानी कि 95% ऑफ द ड्यूरेशन हमारी प्रिपरेटरी फेज यानी कि इंटरफेज में लग जाती है। एम फेज जो पी मैट यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के अलावा भी दो चीज़ों में डिवाइडेड है। क्या? सबसे पहले की सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स यानी न्यूक्लियाई यानी कैरियोकाइनेसिस, और जो एंड किससे होती है? साइटोकाइनेसिस। देखो आपने अगर पढ़ा होगा कभी भी सेल डिवीजन तो कैसे पढ़ते हैं हम? मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँगी, वेट अ मिनट। देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ, जब भी कोई सेल है ये आगे डिवाइड कर रहा है तो ये हमेशा ऐसे डिवाइड करता है, ये इसका जो न्यूक्लियस है वो ऐसा रहता है। पहले न्यूक्लियस दो पोर्शंस में डिवाइड करेगा, ऐसे दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं, फिर ये बीच पे से कट होके अलग अलग हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म्स। तो यानी इन्होंने यही लिखा है यहाँ पे कि पहले हम कैरियोकाइनेसिस करवाएंगे, फिर पी मैट वाला आएगा और फिर आएगा हमारा साइटोकाइनेसिस। देखिए बैक चलते हैं हम जहाँ पे पढ़ रहे थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इंटरफेस को इसलिए हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन सेल सबसे ज़्यादा काम वहीं पे करता है, रेस्ट नहीं करता है। सेल प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है किस चीज़ की? डिवाइड करने की, टू अंडरगो बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर, है ना? पहले सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेट करेगा, बाद में जाके डिवाइड करेगा। ये जो फेजेस हैं ये हैं हमारे इंटरफेस के फेजेस। एम फेजेस जो हैं उसके जो फेजेस हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, सिर्फ इंट्रोडक्टरी, और आगे डिटेल में हमने पढ़ना है। ये रहे 3 फेजेस, फटाफट से स्टार्ट करते हैं।
देखो G1 फेज में क्या होता है, इंटरवल है माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में। मैं बता दूं जो एस फेज है उसको हम बोलते हैं फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले G1 आता है, तो ये कह रहा है कि वो इंटरवल है माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच। यहाँ पे एम फेज था, इन दोनों के बीच में पड़ता है, इसीलिए बोल रहा है। तो G1 फेज में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यू करता है ग्रोथ अपनी, लेकिन डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है। सिंथेसिस फेज में जाके डीएनए रेप्लिकेट करता है और सिंथेसाइज भी होता है थोड़ा सा। इस टाइम पता क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, डीएनए पर सेल, एक सेल में जो डीएनए है वो क्या होता है, जो इनिशियल अमाउंट थी डीएनए की, जैसे अगर हम उसको 2C मान लेते हैं तो वो 4C हो जाता है, यानी वो डबल हो जाता है। लेकिन डीएनए जो भी उसका प्लॉइडी है उसमें कोई भी फर्क नहीं आता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम। इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इसने डबल होना है, ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, ऐसे हुआ डबल। आप मुझे बताओ, मान लेते हैं कि ये जो है ये चीज़, ये क्या बता रही है, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब भार है जो क्रोमोसोम का, वेट है जो क्रोमोसोम का। तो ये यहाँ पे डबल हो गया, यानी कि ये जो उसका वेट है वो डबल हो जाएगा। लेकिन जो एन है इसका, ये जो डॉट है बीच में, ये जो इसका एन है ये तो सेम ही रहेगा, जहाँ से ये जॉइंट है वो तो सेम ही रहेगा। यानी अगर ये 2n था तो यहाँ पे भी ये 2n ही रहेगा, बेशक ये डबल हो गया हो। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था। आगे हम पढ़ते हैं, इसमें यही लिखा है। तो G1 में हो गया और एस फेज हो गया जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। एनिमल्स में क्या होता है, सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करता है डीएनए रेप्लिकेशन के साथ, सेंट्रियोल भी रेप्लिकेट करता है उसके साइटोप्लाज्म में। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होती है, न्यूक्लियस में, और साइटोप्लाज्म ये सेंट्रियोल कहाँ डुप्लीकेट होता है, साइटोप्लाज्म में। अब G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस के लिए, वहीं पे सेल ग्रोथ चलती रहती। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पढ़ने जा रहे हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, Q0 स्टेज के बारे में। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं एडल्ट एनिमल्स में जो कि एग्जिट कर जाते हैं डिवीजन को, ऐसा कहा जाता है कि वो डिवीजन को एग्जिट कर जाते हैं, एग्जाम्पल हार्ट सेल्स। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं, सॉरी यहाँ पे हमने पढ़ना था कि कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि दोबारा डिवाइड नहीं करते हैं, जैसे कि हार्ट सेल्स। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि लॉस ऑफ सेल जो बॉडी में जब हो जाती है, जब कोई इंजरी होती है, सेल की डेथ होती है, उसके बाद वो रिप्लेस हो जाते हैं, जैसे कि लिवर सेल्स की हम बात करें। अब हम डिस्कस करेंगे क्विसेंट स्टेज के बारे में, जो कि क्विट कर जाती है थोड़े टाइम के लिए। देखिए ये बोल रहा है कि सेल जो है कुछ ऐसे होते हैं जो कि फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं और एग्जिट कर जाते हैं G1 फेज को। G1 फेज पता है ना, यहाँ पे G1 होता है, फिर S होता है, फिर G2 होता है, हाँ। तो वो एग्जिट कर जाते हैं G1 फेज को और एंटर करते हैं एक इनएक्टिव स्टेज में जिसको क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। सेल्स इस स्टेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं बट प्रोलिफरेट नहीं करते हैं जब तक उनको बोला ना जाए कि आप काम करो, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। अब कुछ एनिमल्स में क्या है, जो माइटोटिक सेल डिवीजन है वो सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में ही देखी जाती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस चीज़ के लिए, जहाँ पे हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस करते हैं। पहले से ही एन है और आगे और माइटोसिस कर रहा है वो, देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे मेल हनी बी है वो, और आप एक और चीज़ पढ़ोगे कि प्लांट्स भी शो करता है, लेकिन वो हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों के लिए करता है। आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एम फेज। हमने इंटरफेज अच्छे से पढ़ लिया, अब हम डिस्कस करेंगे एम फेज। एम फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक पीरियड, सबसे ज़्यादा चेंजेस यहीं पे होते हैं, जिसमें एक मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होती है सभी के सभी कंपोनेंट्स की, जितने भी सेल के कंपोनेंट्स होते हैं उनकी
रीऑर्गेनाइजेशन होती है। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला जा रहा है। ऑल्दो इसको हम 4 स्टेजेस में आगे भी डिवाइड करते हैं। देखिए पी मैट जो अपने ऊपर पढ़ा था, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस तो है ही। जो कैरियोकाइनेसिस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ब्रीफली बताऊं तो प्रोफेज में जो सेल्स हैं उनका जो ऑर्गेनील्स होते हैं, जो उसका डीएनए होता है, वो सब कुछ मटेरियल उसमें से गुम होना शुरू हो जाता है और मेटाफेज में सेंट्रली अलाइन हो जाते हैं, एनाफेज में वो डिवाइड करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और टीलोफेज में तो बिल्कुल अलग अलग एकदम डिवाइड होकर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं अब हम डीपली इसको। प्रोफेज देखो, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है, वो तो हमें पता ही है, जो कि एस फेज और जी नॉट फेज के बाद आती है, वो भी हमें पता है, हमने सेल साइकिल ऊपर देखा। अब एस और जी नॉट फेजेस, G2 फेजेस सॉरी, उसमें क्या होता है, नया जो डीएनए मॉलिक्यूल है जो फॉर्म होता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता लेकिन इंटरवाइंड होता है। जो डीएनए मॉलिक्यूल बनता है वो अलग नहीं होता लेकिन ऐसे ऐसे होता है, पहले ऐसे था अब वो ऐसे ऐसे हो गया था। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन, मतलब ये जो कंडेंसेशन होता है क्रोमैटिन मटेरियल का वो यहीं पे होना शुरू होता है। जो क्रोमोसोमल मटेरियल पहले ऐसा हो गया था अब वो अनटेंगल होके ऐसा 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 हो जाता है क्रोमैटिन कंडेंसेशन के मामले में। जो सेंट्रोजोम है जो डुप्लीकेट हुआ था एस फेज में, जो मैंने बताया था आपको इंटरफेस के, अब वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। सेंट्रोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। अब कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज के बाद आपको क्या मिलेगा देखते हैं। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो जाता है और एक कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बना देता है, ठीक है, एक कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बना देता है। सेंट्रोजोम जो कि डुप्लीकेट हुआ था इंटरफेस के एस स्टेज में, अब वो मूव करना शुरू हो जाता है ऑपोजिट पोल्स की तरफ। डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, जो डायग्राम हम नीचे देखेंगे। हर सेंट्रोमेयर रेडिएट करता है कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स जिनका नाम है एस्टर्स, और 2 एस्टर्स को जोड़ के बनता है हमारे पास माइटोटिक अपरेटस। किसके साथ जोड़कर? लेकिन स्पिंडल फाइबर के साथ। अभी बताती हूँ डायग्राम में। ये है डायग्राम अर्ली प्रोफेज का, ठीक है, डायग्राम क्लियर हो रहा है? देखिए ये मूव कर रहा है ऑपोजिट पोल्स की तरफ, देखिए कर रहा है मूव, और यहाँ पे माइटोटिक अपरेटस भी बन रहा है, ये देखिए जो डबल हो गए थे अब सेंट्रोमेयर्स, अब वो मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। और पढ़ते हैं, और अब इन्होंने बोला है कि सेल्स जो है इसके एंड में अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज भी होता है, मतलब पहले वाला प्रोफेज जो है वो अर्ली प्रोफेज, जिसमें डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाती है, टूटना शुरू हो जाते हैं। अब बताती हूँ मैं, जब उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, ER, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो गुम होना शुरू हो जाता है। तो पहले जब वो गुम नहीं हो रहा है, सिर्फ वो कंडेंस हो रहा है, तो उसको उन्होंने बोल दिया अर्ली प्रोफेज। जब वो गुम होना शुरू हो गया तो उनको लेट प्रोफेज बोल दिया। और ये देखो उसके बाद का सीन। अब हम मूव करते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में बता दूं तो इसमें मिडली अलाइन हो जाते हैं, बेस्ट स्टेज होती है क्रोमोसोम्स को देखने की। अब पढ़ते हैं। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया ऊपर सेकेंड फेज में। इसमें क्या होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन तो न्यूक्लियर एनवेलप का जो हो गया है, उसके बाद सेकेंड फेज माइटोसिस शुरू हो गया। यहाँ पे क्रोमोसोम्स स्प्रेड हो जाते हैं पूरे साइटोप्लाज्म में, यहाँ वहाँ फैल जाते हैं। इस स्टेज में क्रोमोसोम तो कंडेंस हो ही गए थे, अब उसको आप क्लियरली देख भी पाओगे अपना माइक्रोस्कोप में।
मतलब ये वो स्टेज है जिसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आप सबसे अच्छे से इसमें ही देख पाओगे। यहाँ पे दो सिस्टर क्रोमैटिड का बना होता है और साथ में एक सेंट्रोमेयर ने उसको अच्छे से पकड़ा होता है। ये एक सेंट्रोमेयर है, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ऐसा बना होता है। आगे मैं बताती हूँ आपको। स्मॉल डिस्क होती है, काइनेटोकोर स्ट्रक्चर सरफेस ऑफ उसके ऊपर जो उसको हेल्ड टुगेदर रखते हैं। अटैचमेंट, हाँ, जिससे वो अटैच होता है स्पिंडल फाइबर्स के साथ। स्पिंडल फाइबर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मूव करता है कहाँ पे, सेंटर की तरफ। मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, कि इक्वेटर में लाइन कर जाते हैं, एक क्रोमैटिन बीच में इक्वेटर के लाइन कर जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच होकर एक पोल से सेंटर में आ जाते हैं, बिल्कुल इक्वेटर की लाइन में। दे आर कनेक्टेड बाय काइनेटोकोर्स टू द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल्स। ये लाइन पढ़ते हैं एक बार कि hence metaphase is characterized by all chromosomes coming to lie at equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole to sister chromatid connected by kinetochore to spindle fiber from the opposite pole। डायग्राम देख के ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। देखिए, spindle fiber attached to kinetochore of chromosomes और chromosomes are moved to spindle equator and get aligned in। ये देखिए जो मैं आपको बता रही थी कि मिडल पोर्शन में वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं और दिखना शुरू हो जाते हैं मेटाफेज में। अब हम मूव करेंगे एनाफेज के ऊपर जिसमें वो डिवाइड करेंगे। देखो, जब मेटाफेज के बाद एनाफेज आता है तो एनाफेज की शुरुआत में हर एक क्रोमोसोम अरेंज होता है मेटाफेजिक प्लेट में, ये रही मेटाफेजिक प्लेट, और स्प्लिट कर जाता है साइमल्टेनियसली दो डॉटर क्रोमैटिड्स में। ये एक क्रोमोसोम है, ये दो डॉटर क्रोमैटिड्स में स्प्लिट कर जाएगा, लेकिन ये अपोजिट पोल्स की तरफ ऐसे ऐसे करके मूव करना शुरू कर जाएंगे। आर्म्स टूवर्ड्स द इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ आर्म्स करके ऐसे ऐसे करके मूव, ये हार्ट नहीं है, ऐसे ऐसे करके मूव करना शुरू हो जाएंगे। डायग्राम आगे बनी हुई है, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियरली होगा, पहले पढ़ लेते हैं। देखो, डॉटर क्रोमोसोम्स जिसको हम फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं, अब मार्जिन्स की तरफ मूव करना शुरू कर जाते हैं दो पोल्स के। जब ये क्रोमोसोम मूव करते हैं इक्वेटोरियल पोल से दूर, इक्वेटोरियल प्लेट से दूर दूर, तो सेंट्रोमेयर जो है वो किस तरीके का होता है, वो इस तरीके का होता है कि वो पोल की तरफ ही डायरेक्टेड रहे और उनकी जो आर्म्स हैं ट्रेलिंग मतलब नीचे की तरफ। मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम। ये देखिए डायग्राम एनाफेज की, ये देखिए जिसमें ये सबसे पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया और अब ऐसे का भी ये ऐसे हो गया। आर्म टूवर्ड्स द इक्वेटर भी आप बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। आप ऐसे याद रखिए कि इक्वेटर की तरफ होती हैं इनकी आर्म्स और पोल की तरफ क्या होता है इनका सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर स्प्लिट कर रहे हैं, क्रोमैटिड सेपरेट कर रहे हैं और जो क्रोमैटिड है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। अब लास्ट स्टेज है इसकी टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, ये फाइनल स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की, दैट इज टीलोफेज में क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑलरेडी एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे वो इंडिविजुअली अब रह सकते हैं, मतलब अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी उनके पास आ चुकी है। जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम हैं वो अभी हमें दिखेंगे नहीं, बट हम ऐसा मान सकते हैं कि अब ये क्लस्टर बना लेते हैं अपोजिट स्पिंडल पोल्स की तरफ और उनकी अपनी आइडेंटिटी अब गुम हो जाती है। ये एक डिस्क्रीट एलिमेंट्स की तरह अब रहना शुरू कर जाते हैं। न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईयर बॉडी जो कि पहले प्रोफेज में गायब हो गई थी एंड में, अब वो दोबारा मिल जाएंगी और क्लस्टर्स भी ये बना लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे साइटोकाइनेसिस के बारे में बताया गया है, प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे होती थोड़ा उसका इन्होंने बताया है। और चलो पढ़ते हैं। तो
माइटोसिस के बाद जब PMAT भी हो गया, मतलब कैरियोकाइनेसिस के सभी स्टेप्स हो गए, अब आएगी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो जाने से कोई भी सेल वो प्रॉपरली अच्छे से डिवाइड नहीं करेगा। आपको अगर उसको सेपरेट करना है तो साइटोप्लाज्म तो सेपरेट करना ही पड़ेगा। तो एनिमल सेल्स में क्या होता है कि ये एक फरो बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, PM का फरो बनेगा। मैं आपको डायग्राम के साथ बताती हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। जैसे ये कोई एनिमल सेल है, इसको आगे साइटोकाइनेसिस करवानी है, तो ये कैसे करेगा? तो इसका फरो बनेगा अंदर से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, और join the centrally dividing cell cytoplasm into two, मतलब ऐसे है, ऐसे इसके अंदर एक छेद टाइप का बनता जाएगा। ये देखिए, इसी में बताती हूँ, ये सेल है, न्यूक्लियर, ऐसे फरो का मतलब होता है छेद, गड्ढा, तो ऐसे 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 बनता गया, और ये अब डीप होना शुरू हो जाएगा, जिससे ये ऐसे टूट टूट के इसकी वजह से ऐसे डिवाइड हो जाएंगे। शायद उतने अच्छे से ये डायग्राम नहीं बना, लेकिन आई होप आप समझ चुके होंगे कि फरो बनता है एक। अब ये फरो ग्रेजुअली डीप हो जाता है, सपोज यही है, ये ऐसे छेद बनेगा, ये छेद बाद में डीप हो जाएगा, और डीप होकर ये छेद उसको दो में डिवाइड कर देगा, ठीक है, और डिवाइड कर जाएगा साइटोप्लाज्म। प्लांट्स में कैसे होता है? प्लांट्स में आपको पता है कि जो वॉल है वो इनएक्सटेंसिबल है, वो ऐसे नहीं टूटेगी, ना ही वो ज़्यादा इलास्टिक होती है, तो इसके बीच में एक प्लेट सी बन जाती है। सेल वॉल फॉर्मेशन जब स्टार्ट होती है, वो सेंटर से एक आउटवर्डली एक लेयर बनना शुरू हो जाती है लिटिल वॉल को एग्जिट करने के लिए। ये देखिए, ये है, यहाँ पे बीच में एक प्लेट बन जाएगी, ये प्लेट इधर उधर धक्का मारेगी, प्लेट ही बन जाती है बीच में, एक सेल प्लेट फॉर्मेशन, जो कि मिडल रिप्रेजेंट करती है मिडल लैमिला को, बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल, दो सेल्स के बीच में। और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के टाइम पे ये सब कुछ जो है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के टाइम पे ऑर्गेनील जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और ये भी ऐसे दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। साइटोकाइनेसिस, जिससे कि एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगी, जिसको हम सिंसाइशियम बोलते हैं। जैसे कि जब कुछ ऑर्गेनिजम्स में कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, मतलब वो स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अब उनके पास, दोनों के पास थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस आ चुका है, लेकिन साइटोप्लाज्म उनका डिवाइड करेगा ही नहीं। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई तो वो लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट बना देता है, ठीक है। सिंसाइशियम पे बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा है, इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, वो भी पढ़ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मियोसिस पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब ही है इक्वेशनल डिवीजन। तो सेल के नंबर को बैलेंस रखने के लिए आगे बताएंगे ये कि ये सिर्फ डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में ही होती है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन हमने पढ़ी, जैसे कि मेल हनीबी की एग्जांपल पढ़ी, जिसमें हैप्लॉयड सेल है लेकिन माइटोसिस हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करना कि आखिरकार ये ज़रूरी है क्यों। तो देखिए, सबसे मैं इसमें कुछ पॉइंट्स बताती हूँ आपको, ज़रूरी। देखिए, माइटोसिस की वजह से डिप्लॉयड डॉटर ऑर्गेनिजम्स या सेल्स बनता है। तो आइडेंटिकल एक जेनेटिक मटेरियल को अगर आपको कंजर्व करके रखना है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है।
ग्रोथ ऑफ मल्टीन्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म माइटोसिस से होती है। सेल ग्रोथ की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में, कैरोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, उससे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशियो यानी कि न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो मेंटेन रहती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इसका ये है कि ये सेल रिपेयर में हेल्प करती है। कोई सेल टूट जाए, सपोज लिवर सेल आपका डैमेज हो गया, आपको रिमूव करना पड़ा, आधा जो लिवर सेल है उसको ग्रो करने के लिए यही हेल्पफुल होती है। उसके बाद जो सेल्स हैं आपके अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं मेंशन नहीं, यही मेंशन है बस सिर्फ सिग्निफिकेंस में। जो अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस के सेल्स ऑफ इनर लाइनिंग ब्लड वेसल्स वो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं और वो माइटोसिस की वजह से ही दोबारा रीग्रो कर पाते हैं। माइटोटिक डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल कैम्बियम, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट, वो भी इन्हीं की वजह से होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमने आज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, हर बार की तरह 30 मिनट्स में। तो अभी हमारा रह गया है मियोसिस, और बताती हूँ मैं क्या रह गया है, और रह गया सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। हमने ये टॉपिक्स आज कंप्लीट कर लिए हैं। सेल साइकिल, एम फेज, सिग्निफिकेंस वी हैव कंप्लीटेड। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अगले लेक्चर में मियोसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पढ़ना है, including the summary, and we will be complete with this chapter. Thanks for watching till now. I hope you have understood this very important chapter, and this is the most important chapter, I must tell. From the NEET point of view, all the entrance exam as well as boards and school exams. Thanks for watching again. And if you like this channel and the content is useful to you, please consider subscribing it. Making videos take a lot of efforts. Thanks for watching. Bye bye.